हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास क्या है? बाल विकास क्या है? गर्भाधान से किशोरावस्था तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक परिवर्तनों की क्रमिक प्रक्रिया बाल विकास कहलाती है। अगला प्रश्न है, वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ क्या है? शरीर के आकार, भार, लंबाई और अंगों में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? विकास व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक क्रमिक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? बाल विकास की शुरुआत गर्भाधान से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? बाल विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विकास की गति कैसी होती है? विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है, विकास किन कारकों से प्रभावित होता है? विकास किन कारकों से प्रभावित होता है? विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम क्या है? माता पिता से संतानों में जैविक गुणों का संचरण वंशानुक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण क्या है? वातावरण क्या है? व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बाहरी भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का समूह वातावरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? वंशानुक्रम बच्चे की संभावित क्षमताओं और जैविक विशेषताओं की आधारभूमि तैयार करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका क्या है? वातावरण बच्चे की क्षमताओं के विकास को प्रभावित और दिशा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास निरंतर चलता रहता है? विकास की निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास किस दिशा में होता है? विकास सामान्यतः सिर से पैर और निकट से दूर की दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहते हैं? सिर से अभिमुख विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र से बाहर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? निकट, दूरमुख विकास कहते हैं, दूराभिमुखी विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता क्या अर्थ है? व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? अलग अलग बच्चों में विकास की गति और स्तर अलग अलग होना व्यक्तिगत भिन्नता है। अगला प्रश्न है, विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विकास क्रमबद्ध होता है। अगला प्रश्न है, विकास का क्रम सभी बच्चों में समान रहता है। सामान्य क्रम लगभग समान रहता है, लेकिन गति अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न है, विकास में परिपक्वता का अर्थ क्या है? जबकि जैविक रूप से किसी क्षमता के विकसित होने की प्राकृतिक प्रक्रिया को परिपक्वता कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध मुख्यतः किससे है? जैविक एवं आनुवंशिक प्रक्रियाओं से। अगला प्रश्न है, विकास में अधिगम की क्या भूमिका है? अधिगम अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चे की आवश्यकताओं, क्षमताओं और व्यवहार को समझने के लिए आवश्यकता है बाल विकास अध्ययन की। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है? शैशव अवस्था। अगला प्रश्न है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बालावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर बालावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था सामान्यतः किस आयु के बीच मानी जाती है? लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था प्रमुख विशेषता क्या है? तीव्र शारीरिक एवं मोटर विकास। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बालावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भाषा, कल्पना, सामाजिक व्यवहार का तेजी से विकास होना। अगला प्रश्न है, उत्तर बालावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तर्क, सामाजिक संबंध और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बालावस्था से वयस्कता की ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का प्रमुख कारण क्या है?
हार्मोनल परिवर्तन। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस कारण विकसित होता है, किस कारण विकसित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता के कारण। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में पहचान की भावना किससे संबंधित है? पहचान की भावना किससे संबंधित है? व्यक्ति के आत्मबोध और सामाजिक पहचान से। अगला प्रश्न है, एक्सरेक्शन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संकट क्या है? उत्तर पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था का संकट क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक बालावस्था का संकट क्या है? स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं संदेह। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार खेल अवस्था का संकट क्या है? पहल बनाम अपराध बोध। अगला प्रश्न, एरिक्सन के अनुसार विद्यालय अवस्था का संकट क्या है? परिश्रम बनाम हीनता। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार एरिक्सन के सिद्धांत का आधार क्या है? मनोसामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। अगला प्रश्न है, संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? जन्म से लगभग 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, संवेदी गामक अवस्था की प्रमुख उपलब्धि क्या है? वस्तु अस्थायित्व की समझ। अगला प्रश्न, वस्तु अस्थायित्व क्या है? वस्तु दिखाई न देने पर भी उसके अस्तित्व को समझना। अगला प्रश्न है, पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? लगभग 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रतीकात्मक चिंतन का विकास करना। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक का चिंतन कैसा होता है? अपेक्षाकृत आत्मकेंद्रित और आत्मज्ञानात्मक होता है। अगला प्रश्न, आत्मकेंद्रित से क्या तात्पर्य है? दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं और सभी को समान शैक्षिक अवसर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, समावेशन का अर्थ क्या है? समावेशन का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को बिना भेदभाव समान व्यवस्था में शामिल करना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाता है? सभी बच्चों को, चाहे उनकी क्षमता, भाषा, सामाजिक स्थिति या दिव्यांगता कुछ भी हो। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता, सहभागिता और भेदभाव रहित शिक्षा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समानता का क्या अर्थ है? प्रत्येक बच्चे को समान और शिक्षा का समान अधिकार देना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विविधता का क्या अर्थ है? बच्चों की क्षमताओं, भाषाओं, संस्कृतियों, पृष्ठभूमियों और आवश्यकताओं में अंतर होना। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा क्या है? ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न क्षमताओं, आवश्यकताओं वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय की प्रमुख विशेषता क्या है? विद्यालय सभी बच्चों के लिए सुलभ और स्वागतपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के भेदभाव का विरोध करती है? जाति, धर्म, लिंग, भाषा, सामाजिक स्थिति और दिव्यांगता आधारित भेदभाव का। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या तात्पर्य है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या तात्पर्य है? ऐसा बच्चा जिसे शिक्षा में अतिरिक्त या विशिष्ट सहायता की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी कठिनाइयाँ गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अगला प्रश्न है, शारीरिक दिव्यांगता क्या है? शरीर की संरचना या गति से संबंधित ऐसी स्थिति जो दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधितता क्या है? देखने की क्षमता में ऐसी कमी जो समान दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो। अगला प्रश्न, श्रवणबाधिता क्या है? सुनने की क्षमता में कमी, अनुपस्थिति को श्रवणबाधिता कहते हैं। अगला प्रश्न, वाक्य एवं भाषा संबंधी कठिनाई क्या है? बोलने, भाषा समझने या भाषा व्यक्त करने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, बौद्धिक दिव्यांगता क्या है? बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूलात्मक व्यवहार में महत्वपूर्ण सीमाओं वाली स्थिति। अगला प्रश्न है, बौद्धिक दिव्यांगता क्या है? एक व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगताओं का होना। अगला प्रश्न है, अधिगम संबंधी दिव्यांगता क्या है? पढ़ने, लिखने या
गणना जैसे विशेष शैक्षिक कौशलों में लगातार कठिनाई वाली स्थिति। अगला प्रश्न, विशिष्ट अधिगम कठिनाई का उदाहरण क्या है? डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? मुख्यतः पढ़ने और शब्द पहचानने में कठिनाई से। अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन में कठिनाई से। अगला प्रश्न है डिस्कैकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय गणना और संख्या संबंधित कौशल में कठिनाई से। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ब्रेल क्या है? उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित स्पर्शनीय लेखन प्रणाली। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करता है? मुख्यतः दृष्टिबाधित व्यक्ति। अगला प्रश्न है शिक्षण क्या है? सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक द्वारा की जाने वाली योजनाबद्ध गतिविधि शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में अपेक्षित ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाली ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें सीखने का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण क्या है? प्रभावी शिक्षण क्या है? ऐसा शिक्षण जिससे निर्धारित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हो। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? यह उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना? जॉन डीवी ने शिक्षण को विद्यार्थी और सामाजिक वातावरण से संबंधित प्रक्रिया के रूप में देखा है। अगला प्रश्न है शिक्षण का आधार क्या होना चाहिए? स्पष्ट उद्देश्य और विद्यार्थियों को सीखने की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है शिक्षण में उद्देश्य निर्धारण क्यों आवश्यक है? इससे शिक्षण की दिशा स्पष्ट होती है। अगला प्रश्न है शिक्षण उद्देश्य क्या है? वे अपेक्षित परिणाम जिन्हें शिक्षण के बाद प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है पाठ योजना क्या है? पाठ योजना क्या है? किसी पाठ को पढ़ाने की पूर्व निर्धारित एवं व्यवस्थित योजना। अगला प्रश्न है पाठ योजना का मुख्य लाभ क्या है? यह शिक्षण को क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। अगला प्रश्न है पाठ योजना का पहला महत्वपूर्ण चरण क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। अगला प्रश्न है पाठ योजना में पूर्व ज्ञान क्यों देखा जाता है? पाठ योजना में पूर्व ज्ञान क्यों देखा जाता है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का ध्यान विषय की ओर आकर्षित करना। अगला प्रश्न है शिक्षण में पुनरावृत्ति क्यों आवश्यक है? इससे सीखी हुई सामग्री अधिक अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है शिक्षण में पुनर्बलन क्या है? शिक्षण में पुनर्बलन क्या है? वांछित प्रतिक्रिया या व्यवहार को मजबूत करने वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न है मौखिक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है? प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रतिपुष्टि क्या है? विद्यार्थी के प्रदर्शन के संबंध में दी गई उपयोगी सूचना। अगला प्रश्न है प्रभावी प्रतिपुष्टि कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट समय पर और सुधार की दिशा बताने वाली। अगला प्रश्न है शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है व्याख्या विधि क्या है? शिक्षक द्वारा विषय को क्रमबद्ध रूप से समझाने की विधि है। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि की प्रमुख विशेषता क्या है? शिक्षक मौखिक रूप से विषय की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि क्या है? प्रश्न पूछकर और उत्तर प्राप्त करके शिक्षण करने की विधि प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है? यह विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाती है। अगला प्रश्न है चर्चा विधि क्या है? किसी विषय पर विचारों का व्यवस्थित आदान प्रदान करना चर्चा विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है चर्चा विधि का प्रमुख लाभ क्या है? तर्क और विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न है प्रदर्शन विधि क्या है? किसी प्रक्रिया या गतिविधि को करके दिखाकर या दिखाकर समझाने की विधि प्रदर्शन विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रदर्शन विधि किस प्रकार के विषयों में अधिक उपयोगी है? प्रक्रियात्मक और कौशल आधारित विषयों में। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है परियोजना विधि क्या है? परियोजना विधि क्या है? वास्तविक जीवन से संबंधित कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करके सीखने की विधि परियोजना विधि कहलाती है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना।